नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम मुगल साम्राज्य के चौथे सम्राट जहांगीर के जीवन और उनकी ऐतिहासिक विरासत की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसे शासक की कहानी है जिनका जीवन, सच कहें तो, दिलचस्प विरोधाभासों और शानदार सांस्कृतिक उपलब्धियों से भरा पड़ा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं और इस कहानी को जीवंत करते हैं। सत्ता संभालते ही उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो था अपना नाम चुनना, जहांगीर। 1605 में सिंहासन पर बैठते वक्त उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। इसका शाब्दिक अर्थ पता है क्या है? दुनिया को जीतने वाला। ये नाम अपने आप में उनकी भारी महत्वाकांक्षा और सत्ता को देखने के उनके नजरिए को बिल्कुल साफ कर देता है। अब 1605 से लेकर 1627 तक के उनके पूरे 22 साल के शासनकाल को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, उनका शुरुआती जीवन और सिंहासन। दूसरा, जहांगीर की प्रमुख नीतियां। तीसरा, नूरजहां का बढ़ता हुआ प्रभाव। चौथा, अहम विद्रोह और घटनाएं। और अंत में उनकी मृत्यु और ऐतिहासिक विरासत। तो चलिए, पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक जीवन और सिंहासन, एक सम्राट का निर्माण। कहानी शुरू होती है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम से, जो महान मुगल सम्राट अकबर और मरियम उस जमाने के बेटे थे। अगर हम उनके जीवन के अहम पड़ावों पर नजर डालें तो 1569 में फतेहपुर सीकरी में उनका जन्म हुआ। सूफी संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उन्हें सलीम नाम मिला। इसके बाद 1605 में वो मुगल सत्ता के शिखर पर पहुंचे और अंततः 1627 में राजौरी में उनका निधन हुआ। ये तो रही एक बुनियादी रूपरेखा। लेकिन एक भावी सम्राट के तौर पर उनकी तालीम सिर्फ तलवारबाजी या युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। उन्हें फारसी और तुर्की भाषाओं के साथ साथ इतिहास और प्रशासन का भी गहरा ज्ञान दिया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि युद्ध कला के साथ साथ उनके अंदर कला, चित्रकला और प्रकृति के लिए एक असीम जुनून था। और यही जुनून आगे चल के उनके शासन की एक बहुत बड़ी पहचान बना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहांगीर की प्रमुख नीतियां, प्रशासन, कला और धर्म। देखते हैं कि एक शासक के तौर पर उनका नजरिया कैसा था। प्रशासन की बात करें तो उनका उठाया गया एक कदम बेहद अनोखा और मशहूर है, न्याय की जंजीर। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आगरा के किले में सोने की एक विशाल जंजीर लटकी है, जिसमें ढेर सारी घंटियां बंधी हैं। इसका मकसद बिल्कुल क्रांतिकारी था। कोई भी आम इंसान बिना किसी दरबारी रोक टोक के सीधे जंजीर को खींचकर सीधे सम्राट से न्याय मांग सकता था। उस जमाने के हिसाब से ये न्याय देने का एक अद्भुत और सीधा तरीका था। और सिर्फ न्याय ही नहीं, उनके शासन को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी माना जाता है। उन्होंने कलाकारों को इतना ज्यादा संरक्षण दिया कि कला एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ उनकी धार्मिक नीति भी काफी हद तक सहिष्णु थी, जो देखा जाए तो उनके पिता अकबर की ही विरासत का एक स्वाभाविक विस्तार था। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि जहाँ एक तरफ वो कला प्रेमी थे, वहीं अगर उनके अधिकार को कोई चुनौती दे तो अनुशासन और न्याय के मामलों में वो बेहद सख्त भी हो सकते थे। ये हमें हमारी चर्चा के तीसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, नूरजहां का बढ़ता प्रभाव, सत्ता के पीछे की असली शक्ति। मुगल दरबार का ये एक बेहद खास पहलू है। असल में मुगल इतिहास में नूरजहां की जगह बहुत ही असाधारण है। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक बेहद कुशाग्र और शक्तिशाली महिला थीं। उनका प्रभाव इतनी गहराई तक फैला हुआ था कि जहांगीर के शासनकाल के कई अहम प्रशासनिक फैसले सीधे तौर पर उन्हीं की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से लिए जाते थे। उस दौर में किसी महिला का पूरे साम्राज्य की दिशा को इस तरह सक्रिय रूप से तय करना वाकई एक अभूतपूर्व बात थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, विद्रोह और प्रमुख घटनाएं, कूटनीति और संघर्ष। क्योंकि ये दौर सिर्फ शांति और कला का नहीं था। जहांगीर के शासनकाल में आंतरिक संघर्ष और विदेशी कूटनीति दोनों एक साथ चल रहे थे। एक तरफ तो उन्हें अपने ही बेटे राजकुमार खुसरो के कड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस बगावत को उन्होंने कुचला और खुसरो को कैद कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर विदेशी राजदूतों का आना और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शांति संधियां होना, ये सब इस दौर की बेहद अहम घटनाएं साबित हुईं। राजकुमार खुसरो के इसी विद्रोह से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर ऐतिहासिक घटना भी सामने आती है।
ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक सिखों के गुरु अर्जन देव जी को राजकुमार खुसरो के विद्रोह का समर्थन करने के आरोप में दंडित किया गया था। ये सिख इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना है, जिसका उस समय के सामाजिक और राजनीतिक हालात पर बहुत गहरा और दूरगामी असर पड़ा। इसी बीच कूटनीति के मोर्चे पर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने आने वाले भविष्य की पटकथा ही लिख दी। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत बनकर सर थॉमस रो भारत आए। ये कोई साधारण राजनयिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये अंग्रेज़ों और भारत के बीच उन शुरुआती व्यापारिक रिश्तों की नींव थी जिसका असर सदियों तक रहने वाला था। इसके अलावा मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के साथ हुई शांति संधि ने भी मुगलों और राजपूतों के रिश्तों में एक बहुत ज़रूरी स्थिरता ला दी थी। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम यानी 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं, मृत्यु और ऐतिहासिक विरासत, एक युग का अंत। कभी ये सवाल मन में आता है कि हमें जहांगीर के शासनकाल की इतनी बारीकी से और प्रामाणिक जानकारी आखिर मिलती कहाँ से है। इसका सबसे बड़ा श्रेय खुद उनकी अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी को जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल की अहम घटनाओं, अपने विचारों और अपने नज़रिए को बड़ी ही ईमानदारी से इस दस्तावेज में खुद दर्ज किया था। अगर हम उनके शासन के इन सभी अलग अलग पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखें तो उनकी विरासत के कई मजबूत स्तंभ उभर कर सामने आते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जहां मुगल कला और संस्कृति अपने सबसे सुनहरे दौर में पहुंची, न्याय की एक ऐसी अनोखी व्यवस्था जो सीधे आम जनता के लिए उपलब्ध थी, अंग्रेजों के साथ वो शुरुआती रिश्ते जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ा, और राजपूतों के साथ ज्यादा स्थिर और बेहतर संबंध, और हाँ, इन सब के बीच नूरजहां का वो बेमिसाल राजनीतिक प्रभाव जो मुगल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अंततः 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से वापस लौटते वक्त राजौरी में जहांगीर का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने पीछे जो स्थिरता और सुदृढ़ प्रशासन छोड़ा था, उसी का नतीजा था कि उनके बाद मुगल सिंहासन बिना किसी बड़े उथल-पुथल के बड़ी ही आसानी से उनके बेटे शाहजहां के हाथों में चला गया। आज के इस चर्चा में हमने जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य देखे हैं, उसके बाद हम सबके सामने एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। क्या जहांगीर को मुख्य रूप से विद्रोहों को सख्ती से कुचलने वाले और दुनिया को जीतने वाले एक रणनीतिक शासक के तौर पर याद किया जाना चाहिए, या फिर कला, संस्कृति और न्याय के एक महान संरक्षक के रूप में? ये वो सवाल है जो इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है, और शायद यही उनके शासन की सबसे बड़ी जटिलता भी है। आज की इस गहरी ऐतिहासिक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।